नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष क्लासेस 6 to 12 स्मार्ट ई लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। ये हमारी इकाई है, यूनिट है, और इसमें चैप्टर है हमारा जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। तो स्टूडेंट्स, जातिवाद और सांप्रदायिकता चैप्टर को हम स्टार्ट करें इससे पहले इकाई का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और इनमें हम सबसे पहले जिस चुनौती की बात कर रहे हैं वो है जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक शब्द है जातिवाद और दूसरा शब्द है सांप्रदायिकता। दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। कई बार लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता को एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जातिवाद का अर्थ क्या है? जातिवाद वैसे देखा जाए तो केवल भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की ही देन है। बाकी अन्य देशों में अगर आप जाएंगे तो आपको जातिवाद शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां कहीं भी भेद है वो या तो नस्ल भेद है, जिसे हम रंग भेद भी कह सकते हैं, या लिंग भेद है, यानी कि पुरुष और महिला के बीच में भेद देखने को मिल सकता है, या अमीर और गरीब के बीच में भेद देखने को मिल सकता है, और सबसे बड़ा भेद है वो है सांप्रदायिक भेद, यानी कि धर्म के आधार पर भेद आपको दुनिया में देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको जातिगत भेद बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। हाँ, ये निश्चित है कि हमने काफी हद तक आजादी के पश्चात जातीय भेद से मुक्ति प्राप्त की है, लेकिन अभी भी हम अगर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाकर के देखेंगे तो हमें जातिगत भेद निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हम उसी जातिवाद की बात कर रहे हैं। जाति के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ था, सदियों से आज भी बटा हुआ है। जाति कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पृथक करती है, क्योंकि कम से कम भारत एक ऐसा देश है जहां जाति को बंद वर्ग कहा जाता है। बंद वर्ग का मतलब होता है जाति से बाहर आप निकल नहीं सकते। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आप अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन सकते हो, लेकिन आप जाति से बाहर जाकर किसी अन्य जाति के मेंबर नहीं बन सकते। इसीलिए जाति को एक बंद वर्ग कहकर के पुकारा गया है, एक बंद डिब्बा कहकर के पुकारा गया है। एक आदमी जिस जाति में जन्म लेता है, पूरी जिंदगी उसको उसी जाति में गुजारनी होती है। अब अगर आपने किसी उच्च जाति में जन्म लिया है, आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। आपने किसी निम्न जाति में जन्म लिया है, आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि सदियों से उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों का कहीं ना कहीं जो है शोषण किया गया है, भेदभाव की भावना रखी गई है, समाज में उनको आम लोगों से दूर रखा गया है, उनके साथ छुआछूतपूर्ण बर्ताव किया गया है, जिसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है, जिसका काफी हद तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा इस जाति के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे सकारात्मक पक्ष रखे गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो स्वयं दलित थे, उन्होंने इन जातियों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए एक लंबा प्रयास भी किया था। आज की हमारी इस क्लास में हम राजनीति में जातिवाद की भूमिका पर चर्चा करने वाले हैं। क्या जाति राजनीति पर प्रभाव डालती है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो प्रत्येक स्टूडेंट के मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो ये होंगे, हाँ। क्योंकि न केवल एक मतदाता जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाता है तब किसी जातिगत आधार पर अपनी ही जाति के व्यक्ति को वोट डालना पसंद करता है, ये बात यही समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि जब टिकट दिया जाता है किसी पार्टी के द्वारा तो उस समय भी ये देख करके दिया जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति का बाहुल्य है। उस जाति के आधार पर उसी बाहुल्य वाली जाति के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या अपना कैंडिडेट बनाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जातिगत आधार पर वोट मिलेंगे, जातिगत आधार पर जीत तय होगी। जाति का प्रभाव हमने जहां वोट देते समय और टिकट देते समय दोनों जगह देखा है। बात यही समाप्त नहीं होती है, बात इससे भी ऊपर तक जाती है। जब एक पार्टी सत्तारूढ़ बनती है, अर्थात जब उसको अपना कैबिनेट गठित करना होता है, अपनी सरकार बनानी होती है जीतने के पश्चात, तब भी मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल करना है उसमें भी जातिगत भेदभाव रखा जाता है। जातिगत भेदभाव का मतलब है जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है कि कौन से व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल करने से क्या लाभ हो सकता है, कौन से व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल करने से विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जातिगत आधार पर वहां भी समीकरण तय किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भारत में केंद्र से लेकर के स्थानीय स्तर तक के चुनावों में आपको हर जगह पर जाति एक बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। हिंदुस्तान में सोचा गया था आजादी के पश्चात जाति प्रथा या जातिवाद समाप्त होगा, लेकिन इसने लगातार अपने रूप को बढ़ा लिया है। आज आप देख रहे हैं जातिगत आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है, जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जातिगत आधार पर कैबिनेट में मेंबर्स तय किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर जाति जाकर रुकती नहीं है, थमती नहीं है, बल्कि जातीय समीकरण निरंतर भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जाते हैं।